प्यारे भैया बहन, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी पाठ 2, भूमि, मृदा, जल, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इसी का अध्ययन करना है। देखिए, पाठ के सबसे ऊपर में यहाँ दिया हुआ है याद रखने योग्य नए शब्द। यह आपके लिए है, इसे आप अपने फेयर की कॉपी में लिखेंगे और सभी का परिभाषा दिया हुआ है, आप इसे याद कर लेंगे। हम आपको पढ़ा रहे हैं। नीचे में 2 चित्र दिया हुआ है। एक चित्र जो है, चित्र 1 जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ वाराणसी शहर का है, और दूसरा जो चित्र है पर्वतीय शहर डलहौजी का है, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने बसाया है। दोनों चित्र को देखेंगे, दोनों में हम क्या अंतर पाते हैं, दोनों शहर के लोगों की जीवन शैली में क्या अंतर है, इसी की चर्चा आज हम लोग करेंगे। देखिए, किसी भी स्थान पर रहने वाले लोग का जो जीवन होता है वहाँ की भूमि पर, वहाँ की मृदा की गुणवत्ता पर, जल की उपलब्धता पर, पेड़ पौधे आदि पर निर्भर होता है। प्राकृतिक संसाधन न केवल किसी स्थान की जनसंख्या को सुनिश्चित करता है, बल्कि लोगों के खान पान, व्यवसाय, उसकी संस्कृति आदि मूल्यों को भी प्रभावित करता है। उदाहरण तौर पर अगर देखा जाए तो उपजाऊ मिट्टी, समतल मैदान, जल की उपलब्धता, इन सभी के कारण कृषि जो है उत्तर भारत के लोगों का एक मुख्य व्यवसाय बना हुआ है। इसी कारण से यहाँ पर अधिक संख्या में लोग बसे भी हैं और लोगों का जीवन अस्थायी व्यतीत भी हो रहा है। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो राजस्थान ले चलते हैं आपको। राजस्थान की भूमि मरुस्थलीय भूमि है और वहाँ कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त है, वह कृषि कार्य के लिए लायक नहीं है। मरुस्थल भाग में रहने वाले अधिकतर जनजाति खनाबदोश लोग होते हैं। जनजाति और खनाबदोश क्या होता है भाई? जिनका जीवन अस्थायी नहीं होता, वो घूमते फिरते रहते हैं, इधर उधर अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। पंजाब और हरियाणा के लोगों को आप देखिए, वहाँ लोग भोजन में दूध उत्पादक के सामान ज़्यादा लेते हैं। वहाँ के लोगों का प्रमुख स्थान दूध उत्पादन में है, क्योंकि वहाँ मवेशी पालने के लायक भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। इसके अलावा समुद्र के निकट होने के कारण केरल और बंगाल के लोग मछली और भात भोजन में खूब लेते हैं। यानी जहाँ जिस प्रकार का भौगोलिक परिस्थिति है, जहाँ जिस तरह की स्थिति है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर वैसा ही है। हम अब आपको बताएंगे भूमि संसाधन के विषय में। देखिए, भूमि संसाधन क्या है। भूमि जो होता है वह मनुष्य के मूलभूत सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। यानी इस ज़मीन पर, इस भूमि पर हमारा घर है, हमारा जीवन है, और जिसके कारण यह भूमि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। इस भूमि पर पर्वत है, मैदान है, पठार है, द्वीप है, सभी शामिल है। पृथ्वी का 29% भाग भूमि के रूप में उपलब्ध है, लेकिन संसार के 90% लोग इस भूमि की केवल 30% भाग का उपयोग ही करता है, शेष भाग का उपयोग नहीं करता। इसका कारण क्या है? पृथ्वी पर भूमि संसाधन का वितरण एक जैसा नहीं है, असमान है। भूमि संसाधन जो है असमान होने के कारण पृथ्वी पर जनसंख्या भी असमान है। यानी भूमि कहीं की उबड़ खाबड़ है, कहीं की ऊंची है, कहीं की पथरीली है, कहीं की कंटीली है। उसी प्रकार कहीं की उपजाऊ भूमि है। तो जहाँ की भूमि जैसी है वहाँ लोग उसी प्रकार से रहते भी हैं। कहीं अधिक लोग रहते हैं, कहीं कम लोग रहते हैं। देखिए, जहाँ का सपाट मैदानी भूभाग है, उपजाऊ ज़मीन है, नदी घाटी वाला क्षेत्र है, वहाँ जनसंख्या अधिक होता है। लेकिन जहाँ की भूमि ढलान वाली है, पहाड़ी क्षेत्र वाली है, उबड़ खाबड़ और पथरीली है, जहाँ वर्षा नहीं होता है, जो बहुत ठंडा प्रदेश का क्षेत्र है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ जनसंख्या कम होती है। अब है
कि भूमि का उपयोग हम कैसे करते हैं, कितना करते हैं, किस रूप में करते हैं। मनुष्य जो है भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्य के पूर्ति के लिए करता है। मनुष्य का बहुत सारा उद्देश्य है और विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति वो इस भूमि का उपयोग करने में करता है। जैसे खाद्यान्नों के लिए कृषि कार्य के रूप में उपयोग करता है, पशुओं के लिए चारागाह के रूप में उपयोग करता है, रहने के लिए घर के रूप में उपयोग करता है, परिवहन के लिए सड़क के रूप में उपयोग करता है, खनिज के लिए खनन के रूप में उपयोग करता है, उद्योग फैक्ट्री लगाने के लिए भी निर्माण के कार्यों के लिए उपयोग करता है। इस प्रकार विभिन्न कार्यों में भूमि का उपयोग करता है। देखिए, हम आपको विश्व स्तर पर बताते हैं जो दुनिया के किस देश के लोग भूमि के किस रूप में कितना उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मात्र 6% भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए होता है, 56% चारागाह के लिए होता है, 14% वन के लिए होता है और 24% भूमि का उपयोग आवास और अन्य कार्य के लिए होता है। उसी प्रकार से ब्राज़ील में 9% कृषि कार्य के लिए, 20% चारागाह के लिए, 66% वन के लिए, 5% आवास और अन्य कार्य के लिए। कनाडा में भी चलिए 5% कृषि कार्य के लिए भूमि का उपयोग है, 4% चारागाह के लिए है, 39% वन के लिए है और 52% आवास और अन्य कार्यों के लिए है। अगर हम चलें चीन में, तो चीन में 10% कृषि कार्य के लिए है, 34% चारागाह के लिए है, 14% वन के लिए है और 42% आवास और अन्य कार्य के लिए है। हम देखते हैं भारत का, जहाँ के हम निवासी हैं, 57% भूमि कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाई जाती है, 4% चारागाह के लिए, 22% वन के लिए और 17% अन्य कार्यों के लिए। जापान में देखिए 12%, 2%, 67% और 19% है। ठीक उसी प्रकार से इंग्लैंड में भी 29%, 46%, 10% और 16% है। अमेरिका में चलिए 21%, 26%, 32% और 21%। इस प्रकार से ये दुनिया के बड़े देश हैं जो भूमि के अधिकांश भागों का उपयोग करते हैं। अगर पूरे विश्व भर को देखा जाए तो हम ये प्राप्त करते हैं कि दुनिया के सारे लोग मात्र 11% भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए करते हैं, जबकि 36% भूमि का उपयोग चारागाह के रूप में करते हैं, 31% भूमि का उपयोग वन के लिए करते हैं और 32% भूमि का उपयोग आवास और विनिर्माण कार्य के लिए लोग करते हैं दुनिया भर में। अब है कि भूमि का उपयोग का निर्धारण करने वाले तत्व कौन कौन हैं। देखिए, हम भूमि का उपयोग करते हैं लेकिन उसके निर्धारण करने वाले कुछ तत्व हैं, उसी पर आधारित है। सबसे पहला तत्व है स्थलाकृति। स्थल की जैसी आकृति होगी भूमि का उपयोग भी वैसा ही होगा। जहाँ की भूमि समतल होगी, बराबर होगी, उस भूमि का ज़्यादा उपयोग होगा। जहाँ की भूमि पथरीली होगी, कंकड़ीली होगी, उबड़ खाबड़ होगी, पहाड़ी भूमि होगी, वहाँ उपयोग कम होगा। अब आपको बताते हैं, एक रेल मार्ग का निर्माण अगर करना हो, सड़क मार्ग का निर्माण करना हो, तो तीव्र ढलानी क्षेत्रों में अगर हम जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ अधिक खर्च लगेगा बनाने में। उसके लिए हमको तकनीकी विकसित करना पड़ेगा जो कम खर्च लगे। उसी प्रकार से जहाँ पर की भूमि ढलान वाले क्षेत्र की है, पहाड़ी क्षेत्र की भूमि है, वहाँ कृषि कार्य भी करना बड़ा कठिन है। उसको भी कृषि लायक भूमि बनाने के उपयोग के लिए भी हमको बहुत ज़्यादा तकनीकी की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार स्थलाकृति पर निर्भर करता है। दूसरा है आर्थिक कारक। भूमि उपयोग की लागत अधिक हो तो भी भूमि का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। अगर अधिक पैसा लगेगा भूमि का उपयोग करने में तो हम क्यों करने जाएंगे। अगर किसी क्षेत्र में खनिज की चट्टानें उपलब्ध हो लेकिन उस खनिज को प्राप्त करने के लिए अधिक पैसे खर्च करना पड़ता हो तो हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। उसके बाद आता है प्रौद्योगिकी कारक। मानव विकास की स्थिति में भूमि का उपयोग के फलस्वरूप उसका निर्धारण होता है। हम चलते हैं पिछले क्षेत्रों में, भूमि का उपयोग केवल पशुचारण, वन संपदा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि विकसित क्षेत्रों में भूमि का उपयोग उन्नत कृषि कार्यों के लिए, निर्माण कार्यों के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है।
वहीं विकसित क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था के लिए भूमि का उपयोग होता है। इस प्रकार से प्रौद्योगिकी कारक भी है। चौथा है अन्य कारक। भूमि के उपयोग के अन्य कारक भी हैं, जैसे जल की उपलब्धता, मृदा की गुणवत्ता, जलवायु इत्यादि। देखिए, तत्वों की उपलब्धता के आधार पर भूमि का उपयोग जो है का स्वरूप जो होता है वो बदल जाता है। अगर उदाहरण लेकर हम जाने तो भूमि की मृदा उपजाऊ होगी तो वहाँ भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए अधिक होगा। अच्छी जलवायु होगी तो भूमि का उपयोग आवास के लिए अधिक होगा। इस प्रकार से हम अन्य कारक का अध्ययन करते हैं। अब है भूमि संसाधन का वर्गीकरण, कि हम कितने वर्गों में बांट रहे हैं। तो स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर हम भूमि को दो भागों में बांटे, एक निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि का उपयोग जो होता है वह व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए किया जाता है, दूसरे के लिए नहीं। और सामुदायिक भूमि का उपयोग पूरे समूह के उद्देश्य के पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे फल, सब्जियों, अनाज के भंडार करने के लिए। सामुदायिक भूमि को सार्वजनिक भूमि, साझा संपत्ति संसाधन आदि आदि के रूप में हम जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बस एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप एक क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन है, भूमि उपयोग का निर्धारण करने वाले तत्व कौन कौन हैं? आप इसे लिखें। धन्यवाद।